Hey guys, this is Sanchit and I welcome you all in my YouTube channel Exam Tactics। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSB की जो टीचिंग की वैकेंसीज आई हुई हैं उसमें भी पीआरटी वाली जो पोस्ट है उसे लेकर बहुत सारे लोगों के मन में कुछ डाउट्स हैं। मतलब लगभग अब 20 दिन के आसपास होने वाले हैं कि आपके फॉर्म जब से भरना स्टार्ट हुए थे, लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनके मन में कुछ चीजें क्लियर नहीं है या जो पहली बार इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं उनके लिए बहुत सारे डाउट्स हैं, क्योंकि DSSB ने अपनी ऑफिशियल साइट में भी इतनी क्लियर चीजें नहीं बताई है ना। तो एक डाउट जो मैंने कमेंट्स में भी देखा और बहुत सारे लोगों की क्वेरीज भी हैं उन्हें लेकर, वो ये था कि जो DSSB की पीआरटी की वैकेंसीज आई हुई हैं जिनमें एक साइड दिया गया है आपको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन DOE की वैकेंसीज और दूसरी तरफ आपको दी गई हैं MCD की वैकेंसीज। ठीक है, तो लोगों के मन में ये डाउट आ रहा है कि क्या हम दोनों वैकेंसीज के लिए फॉर्म डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, या दोनों का जो पेपर होगा क्या वो साथ में होगा या अलग अलग होगा, है ना। तो ये बेसिकली बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है। तो चलिए वही डाउट दूर करने की मैं कोशिश करता हूं और ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो इसे समझने की एक बार कोशिश कीजिएगा। मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए हम यहाँ बात कर रहे हैं DSSB पीआरटी की वैकेंसी के बारे में जो अभी आई हुई है। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि पीआरटी की जो वैकेंसीज आई हैं उनमें एक आपको पोस्ट मिलेगी पोस्ट कोड 42/21 के अंदर जो है DOE। ठीक है, और एक पोस्ट कोड आपको मिला है 47/21 जो है MCD। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि DSSB के अंदर दो बोर्ड आते हैं। एक है DOE जिसे हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन बोलते हैं और दूसरा है MCD जिसे हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली बोलते हैं या म्युनिसिपल काउंसिल ऑफ दिल्ली बोलते हैं। दोनों नाम में से किसी भी नाम से जान सकते हैं। ठीक है, होता क्या है कि ये जो दो बोर्ड हैं ये दोनों अपने एग्जाम भी अलग अलग कंडक्ट कराते हैं। यार दोनों डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड हैं, दोनों ने अपनी जो पोस्टें निकाली हैं अलग अलग पोस्ट कोड पे निकाली हैं, तो जाहिर सी बात है जो उनके एग्जाम होंगे वो भी अलग अलग ही होंगे, एक साथ नहीं होंगे। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ हम बात करते हैं जैसे DOE की। ठीक है, ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जो है ये अपना एग्जाम जो कराता है ऑनलाइन मोड में कराता है। ठीक है, अब बात करें हम MCD की, तो MCD जो अभी तक अपना एग्जाम कराता था वो कराता था ऑफलाइन मोड में, और हो सकता है इस बार भी वो ऑफलाइन मोड में ही एग्जाम कराए। ये अभी क्लियर नहीं हुआ है कि उनका एग्जाम ऑनलाइन होना है या ऑफलाइन होना। अभी तक जितने बार MCD के एग्जाम्स हुए हैं पीआरटी के वो सारे ऑफलाइन हुए हैं। ठीक है, तो एक डिफरेंस आपको यहां से समझ में आना चाहिए कि DOE वाले जो एग्जाम है वो आपके ऑनलाइन होंगे और जो MCD वाले एग्जाम है वो आपके ऑफलाइन होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनकी जो एग्जाम का लेवल होता है वो लेवल क्या है। देखिए जाहिर सी बात है जो एग्जाम ऑनलाइन मोड में होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि आपका टाइम थोड़ा कम रहता है, 2 घंटे में 120 क्वेश्चन। और ऑनलाइन एग्जाम में का जो पैटर्न होता है, ठीक है, उससे हर कोई रूबरू भी नहीं होता। बहुत ही कम लोग होते होंगे जो एकदम उसके प्रॉपर उसी सॉफ्टवेयर पे बेस्ड प्रैक्टिस सेट्स लगाएं। ठीक है, तो ऑनलाइन एग्जाम में डिफिकल्टी लेवल हमारा थोड़ा हाई आता है। ठीक है, तो ये DOE का जो पेपर होता है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, अगर वहीं हम बात करें MCD की, आपको पता है ऑफलाइन एग्जाम है, आपने पहले CTET VTET भी सब ऑफलाइन दिया है, यूपी टेट जो भी टेट आपने दिया होगा ऑफलाइन दिया होगा, तो आपको पता है कि ऑफलाइन एग्जाम कैसे देते हैं। ठीक है, तो इनका जो पेपर का लेवल होगा वो मॉडरेट आता है। मॉडरेट मतलब ना इजी और ना ज्यादा हार्ड, ये बीच का लेवल होता है, इजी भी नहीं होता और हार्ड भी नहीं होता। ठीक है, हम बात करें कट ऑफ की, DOE की कट ऑफ थोड़ा कम जाती है MCD के कंपैरिजन में। अब सीधी सी बात है अगर पेपर कठिन आएगा तो कट ऑफ वैसे भी कम जाएगी। वही चीज है, DOE का जो पेपर होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए उसकी जो कट ऑफ होती है वो थोड़ा लो होती है। ठीक है, MCD का पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, इसलिए उसकी कट ऑफ ज्यादा जाती है। ठीक है, तो दोनों की कट ऑफ भी डिफरेंस है, दोनों के डिफिकल्टी लेवल में भी डिफरेंस है और दोनों अलग अलग बोर्ड हैं। तो पहली चीज जो आपके मन में डाउट था वो यहीं से दूर हो रहा है कि दोनों अलग अलग बोर्ड हैं। तो अगर आप DSSB का पीआरटी का फॉर्म भर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म भरने चाहिए। आप 101% दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। दोनों पोस्ट के पेपर भी अलग अलग दिन में ही होंगे। ठीक है,
तो ये चीज यहाँ से आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। अब जब भी फॉर्म भरें, या अभी 10 दिन है लगभग फॉर्म भरने के लिए, जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है तो वो दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करें अगर वो पीआरटी के हैं। इन पोस्ट के लिए अप्लाई कौन कर सकता है? केवल डिप्लोमा वाले, ठीक है, केवल डिप्लोमा। बीएड वाले इसमें फॉर्म नहीं भर सकते, केवल डिप्लोमा वाले भरेंगे, ठीक है। जिन्होंने कुछ भी किया हुआ है 2 साल का डिप्लोमा, अगर उनका एलिमेंट्री एजुकेशन में है किसी भी नाम से हो, या उन्होंने 12th के बाद किया हो या फिर उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद किया हो, 2 साल का उन पर डिप्लोमा होना चाहिए टीचिंग का, तो वो इन दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम सिलेबस की बात करें, सिलेबस इन दोनों एग्जामों का बिल्कुल सेम है। इसमें ये 5 पार्ट आते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, जीए और रीजनिंग का 20-20 नंबर के, और एक 100 नंबर का पार्ट आता है जिसमें साइकोलॉजी और टीचिंग मेथोडोलॉजी मेनली होती है। तो जो एग्जाम का सिलेबस है वो डीओई और एमसीडी दोनों के लिए सेम है, ठीक है। डिफरेंस क्या है? दोनों अलग अलग बोर्ड हैं, एक ऑनलाइन एग्जाम कराता है, एक ऑफलाइन कराता है। डिफिकल्टी लेवल दोनों में थोड़ा थोड़ा अलग है और दोनों की कट ऑफ भी थोड़ी थोड़ी अलग जाती है, ठीक है। तो एक चीज हमारी यहां से क्लियर हो जानी चाहिए। अब मैं बात करता हूं दूसरे डाउट की। दूसरा डाउट क्या आ रहा है, यहां से ये मैं हटा देता हूं पहले, उसके बाद आता हूं दूसरे वाले डाउट में जो अभी भी बहुत सारे लोगों के मन में है। लगभग 20 दिन फॉर्म को भरते भरते हो चुके हैं लेकिन फिर भी उनके डाउट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। एक चीज को लेके बहुत ज्यादा लोगों के कमेंट्स आते हैं, इधर उधर आपको देखने को मिल जाएंगे, या फिर मैसेजेस आते हैं अभी भी, ठीक है। वो डाउट क्या है? वो डाउट ये है कि आप अगर अदर स्टेट के ओबीसी हैं, ठीक है, मैं लिख रहा हूं, अगर आप अदर स्टेट के ओबीसी हैं, अदर स्टेट के ओबीसी, ठीक है। अदर स्टेट का ओबीसी मतलब दिल्ली को छोड़ के अगर आप किसी दूसरे स्टेट के हैं और ओबीसी में आते हैं अपने स्टेट में, ठीक। तो पहली बात तो ये थी कि आप दिल्ली में जनरल में काउंट होंगे, तो आपको जो फॉर्म बनना है उसमें आपको कैटेगरी चूज करनी है अनरिजर्व, ठीक है। कैटेगरी आपको चूज करनी है, ये कैटेगरी में आप फॉर्म भरेंगे डी ट्रिपल एस बी में, ठीक है। अब जो डाउट आ रहा है लोगों को, वो डाउट ये आ रहा है कि मान लो मैं यूपी से हूं, या मैं हरियाणा से हूं, राजस्थान से हूं, बिहार से हूं, या किसी भी स्टेट से हूं दिल्ली को छोड़ के, ठीक है, और मेरे नंबर आए थे सीटेट में 85, ठीक है। मान लीजिए मैं बात करूं, मैं यूपी का हूं और ओबीसी में आता हूं अपने स्टेट में, ठीक है, यूपी का हूं और ओबीसी का हूं, और जो मेरे सीटेट में नंबर आए हैं वो आए हैं 85, ठीक है। तो क्या मैं डी ट्रिपल एस बी की पीआरटी पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकता हूं? ठीक है, मैं बोलूंगा नहीं, ठीक। क्यों? क्योंकि आप दिल्ली में अगर एज अ अनरिजर्व्ड फॉर्म डालने हैं, आप फॉर्म भरते टाइम ही डालने हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी, तो आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाली चीजें फुलफिल करनी पड़ेंगी। आपको भी पता है जो भी जनरल या अनरिजर्व की कट ऑफ जाती है वो सीटेट में जाती है 90 नंबर, ठीक है। तो कम से कम, कम से कम 90 मार्क्स होने चाहिए। मैं इसलिए क्लियर लिख रहा हूं कि इससे लोगों के मन में डाउट ना रहे, क्योंकि बहुत लोग इसमें परेशान हैं, ठीक है। पीआरटी पोस्ट के लिए, पीआरटी के लिए, ठीक है। यहां से आपके डाउट क्लियर होना बहुत जरूरी है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप दिल्ली को छोड़कर किसी और स्टेट के ओबीसी हैं, ठीक है, ये यूपी में हटा देता हूं, उसे मैं कनेक्ट कर रहा हूं यहां से, किसी भी अदर स्टेट के अगर आप ओबीसी हैं तो आप फॉर्म भरते टाइम कैटेगरी चूज कीजिए अनरिजर्व, ठीक है। और अगर आपके सीटेट में 90 नंबर या फिर उससे ज्यादा, ठीक है, या तो 90 नंबर हो या उससे ज्यादा हो, तभी आप डी ट्रिपल एस बी का फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। अगर आप अपने स्टेट में, जैसे मैं यूपी का था और मेरे 85 नंबर थे, ठीक है, और मैं था ओबीसी, तो अपने स्टेट में तो कैटेगरी में आ गया था, और
सीटेट मैंने पास भी कर लिया था, क्योंकि जो कट ऑफ जाती है रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए वो जाती है 82 नंबर, ठीक है, तो वहां तो मैं पास हो गया था। लेकिन मैं दिल्ली में जब फॉर्म डाल रहा हूँ तो मैं काउंट हो रहा हूँ अनरिजर्व्ड में। अब अनरिजर्व्ड में काउंट हो रहा हूँ, अनरिजर्व्ड की कट ऑफ क्या जाती है 90 नंबर। तो आपके सी टेट में कम से कम 90 नंबर होने चाहिए, तभी आप DSSB में पीआरटी पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली दो डाउट थे लोगों के मन में, तो मुझे लगा कि इन दो डाउटों को दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो जिन चीजों पे हमने बातें की हैं, एक ये वाली चीज हो गई जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक दूसरी बात जो हमने डीओई और एमसीडी में क्या डिफरेंस है उसके ऊपर की है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कुछ चीजें या कुछ डाउट जो आपके मन में थे वो कहीं ना कहीं इससे क्लियर होंगे, और आप लोग अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पे हम टीचिंग के एग्जाम्स इंडिया में जितने भी होते हैं किसी भी नाम से, ठीक है, चाहे वो यूपी टेट हो, सेंट्रल टेट हो, DSSB हो, KVS हो, रीट हो, असम टेट हो, कुछ भी किसी भी एग्जाम जो टीचिंग से रिलेटेड होगा उसकी रीजनिंग और मैथ्स को हम प्रॉपर यहाँ इस चैनल के में डिस्कस करने वाले हैं, कुछ बेहतरीन तरीकों के साथ जो बाकी चैनलों से आपको अलग मिलने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज हमें सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन सब चीजों की जानकारी मिल पाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम ये इंफॉर्मेशन शेयर कर पाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।